अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू होने से कबल ही तातुल का शिकार हो गया है। गुज़िश्ता शब जब इस बात का कभी इम्कान मौजूद था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कमेटी की तश्कील के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए किए जाने वाले राब्ते की सूरत में खुश आइंद पेशरफ्त सामने आएगी और हुकूमत पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए अपनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे देगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के अमल को चंद हुकूमती शख्सियात की जानिब से कमजोरी से मंसूब कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई पर तंज करते हुए कहना है कि चंद रोज कबल इनके मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ हलाल थे। मुज़ाकरात होना अच्छी बात है, लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान की गारंटी कौन देगा? वो तो दिन में कई रंग बदलते हैं। इसी तरह की बयानबाजी पीपल्स पार्टी की जानिब से भी देखने में सामने आई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल का कहना है कि हम पेशावर वाली से कोई बात नहीं करेंगे। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर नबील गबोल का रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि ये तो कहते हैं कि हम घर के मालिक से बात करेंगे, अब हमारा मौक़िफ़ भी ये है कि हम पेशावर वालों से नहीं इनके वकीलों से बात करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत अरकान की जानिब से आने वाले ये जो बयानात हैं, जहाँ एक जानिब मुज़ाकरात के अमल को सबोताज कर सकते हैं, वहीं ऐसा रवैया हुकूमत की गैर संजीदगी की अक्कासी भी करता है। माजी में हुकूमत की जानिब से बार बार तहरीक इंसाफ को यह पैगाम दिया गया कि वो सियासी मामलात में इस्टेब्लिशमेंट को घसीटने के बजाय सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, क्योंकि मसाइल का हल सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात में ही पोशीदा है। दूसरी जानिब आज भी पीटीआई की क़यादत हाथ में तलवार उठाकर हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए मजबूर करना चाहती है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी तहरीक पर कायम है। अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल ना की तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। हुकूमत को अंदाजा ही नहीं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक हुकूमत को किस तरफ ले जाएगी। हमने देखा है कि पीटीआई की क़यादत इस किस्म की ज़बान के इस्तेमाल के बाइस जो हमेशा ही अपना ही नुकसान करती है और अपनी मुश्किलात में ही इजाफा करती है। अब भी वक्त है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत अपनी तलवार को नियाम में डाले और हुकूमत के साथ मस्बत और संजीदा सोच के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। यही तलकीन हुकूमत को भी की जा सकती है और कर रहे हैं हम यहाँ से कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की इस पेशकश को कमज़ोरी ना समझा जाए, बल्कि पार्टी में मौजूद संजीदा और मुज़ाकरात के हामी की आदत पर मुश्तमिल कमेटी कायम करें और जल्द से जल्द जो है मुज़ाकरात उनको शुरू किया जाए, क्योंकि हुकूमत को इस वक्त एक अपोजिशन की जमात से नहीं बल्कि अपोजिशन की दो बड़ी जमातों की जानिब से मज़ाहिमत का सामना है। मदारिस रजिस्ट्रेशन को लेकर JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत से सख्त नाला हैं और अपनी बात मनवाने के लिए बार बार हुकूमत को सड़कों पर आने के लिए वार्न भी कर रहे हैं। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे कि अगर दोनों तरफ से सीरियसनेस शो ना की गई तो जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है और अब तक हो भी रहा है कि नुकसान इसके अंदर पाकिस्तान का और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का ही हो रहा है। हल क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन है हमाद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है रशीद साफ़ी साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। और गेट अनदर सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज़ गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। इम्तियाज़ गुल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ। सर ये जो मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, हम बहुत अरसा ये तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सुनते आए कि ये लोग तो बहुत ही किसी हाई हॉर्स पर हैं और ये चाहते नहीं है कि मुल्क के अंदर मामला जाएं और बेहतरी की तरफ जाएं। ये पॉलिटिकल जो सोच रखने वाले लोग हैं उनसे बात नहीं करना चाहते। अब वो कह रहे हैं जी हम किसी से भी बात करने को तैयार हैं, तो अब हुकूमत की तरफ से बयानबाजी जो है वो बिल्कुल ही उलट गई है और वो इस तरह से पोज कर रहे हैं कि जैसे अब हम सोचेंगे मुज़ाकरात करने हैं कि नहीं। तो ज़ाहिर इसमें कोई गैर अचंभे की बात नहीं है, गैर मुतवक्के भी नहीं है। हमारे सियासतदानों में उमूमी तौर पे ये छोटापन बहुत आ गया है, हल्के हो गए हैं लोग, दिल में बात नहीं रख सकते, जहन में बात नहीं, जो मुंह में आता है वो कह देते हैं। और बहुत ज़रूरी है मौजूदा हालात में कि अगर एक तरफ से इंडिया मिला है कि हम बातचीत करना चाहते हैं तो उसका मजाक उड़ाने की बजाय अपने लिए भी उसको एक मौका समझा जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस वक्त बयानबाजी पे उतर आए हैं कि जिन्हें इंतखाबात में तो मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अब इन्हें बड़ी ज़रूरत है अपने इमेज रेस्टोरेशन की, और वो शायद इसी तरह इनका इमेज बहाल हो सकता है, शायद हो जाए अगर वो पीटीआई को एंगेज करने बजाय तानाबाजी के अगर यही काम करते रहेंगे तो फिर इनको आप देखते रहते हैं जब बाज़ारों में मार्केट में जाते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, इनका हशर क्या होता है। तो इनके लिए तो बेहतरीन रास्ता यही है कि अगर पीटीआई वाले बात करना चाहते हैं तो बगैर तानाबाजी के उनके साथ एंगेज करें और कोई दरमियानी रास्ता निकालें। ये अलबत्ता
آپ پچھلے جو کچھ ہو گیا اس کو بھول جائیں, اب آگے کی طرف چلیں. یہ کرتے کرتے پاکستان یہ 75-76 برسوں میں آگے نہیں جا سکا. ہم آج بھی 19ویں صدی کے نظام حکومت میں پھنسے ہوئے ہیں. لہٰذا دونوں سائٹس پہ یہ ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں. کیمروں کے سامنے یہ ڈپلومیسی اور مذاکرات نہ کریں, بلکہ بند کمروں میں کر کے کوئی جو سیولائز لوگ ہیں ان کی طرح, جس طرح باہر ہوتا ہے ان کی طرح معاملات کو حل کرنے بالکل جینوئنلی ان ایشوز کا کوئی حل جو ہے وہ تلاش کریں. رشید صافی صاحب سے کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ پہلے تو خیر پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا پتہ ہی ہے ہمیں, ہم سب جانتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی صورتحال کے اندر حکومت کو میگنانیمٹی دکھانی ہوتی ہے؟ اور اگر اپوزیشن اب یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کر سکتے ہیں تو ایک کوشش تو کر کے دیکھیں کہ لگے کہ وہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو. جواب میں عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں پہلے جواب دیں, دوڑ کیوں لگائی. خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان کی گارنٹی کون دے گا. تو رویہ لگ نہیں رہا حکومت کا مذاکرات کرنے والا. یشفین یہ جو حکومت کا رویہ ہے وہ تو بالکل بچگانا ہے, اسپیشلی جو سینئر سیاستدان ہے جیسے کہ خواجہ آصف صاحب ہے اور جس طرح اور سینئر اور ذمہ دار جو ارکان ہیں حکومت کے, ان کے اس قسم کے بیانات تو افسوسناک ہے. لیکن دوسری سائڈ بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مذاکرات کا جو چناؤ کیا گیا وقت کا پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ بھی اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ اب ہی کیوں. آپ کے خیال میں کیوں؟ جی میں اس کا ایک جو ایک ایگزامپل ہے کہ عقل مند اور بیوقوف دونوں ہی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں, لیکن عقل مند جو ہے وہ بر وقت فیصلہ کرتا ہے, بر وقت نتیجہ اخذ کرتا ہے, اور عقل مند جب ٹھوکریں کھاتا ہے اور نتیجہ بھگتتا ہے تو تب ہی ان کو جا کے احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہوا یا برا ہوا. آخری ٹھوکر کون سی آپ کے خیال میں لگی ہے جس سے 25 اور 24 نومبر کی درمیانی رات جب حکومت منت سماجت پہ باقاعدہ آ گئی تھی اور ان سے رابطے ہوئے تھے, وزیر داخلہ سے لے کر وزیر اطلاعات اور جتنی بھی با اختیار حلقے تھے سب نے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کیا, اور شاید اس وقت بہت ہی ایک باوقار انداز سے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہو سکتا تھا. لیکن اس وقت پی ٹی آئی نے بالکل کوئی لچک نہیں دکھائی اور حکومت کے تمام پیشکشوں کو مسترد کیا. بشرا بی بی پہنچنے پہ ویسے آپ اپنی کسی خبر کی بنیاد پہ ڈیفینیٹلی کہہ رہے ہوں گے, لیکن جو سینئر وزراء ہیں خاص طور پہ عطا تارڑ اور محسن نقوی صاحب کی میں بات کروں, وہ تو پوری شب آتے رہے ٹیلی ویژن پہ بار بار اور یہ کہتے رہے کوئی نہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہ ہم کریں گے. نہیں بالکل ایسی بات نہیں تھی. ساتھ میں اڈیالہ جیل میں بھی ملاقاتیں جاری تھی. بیرسٹر صاحب کو بلایا گیا تھا. گور خان آپ جانتی ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کئی مرتبہ ان 2 دنوں میں جیل گئے, اور باقی لوگ بھی گئے وہاں پہ اور ان سے بھی بات ہو رہی تھی بشرا بی بی سے, اور اتفاقاً میں خود موجود تھا کنٹینر کے آس پاس ان 2 دنوں میں. تو یہ ساری چیزیں اگر چشمدید گواہ نہیں تو کم از کم ایک جو وہاں پہ موجود لوگ تھے تو ان کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان سے رابطے ہو رہے ہیں اور منت سماجت ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ کراؤڈ بہت چارج تھا اور دوسری طرف بی بی کسی صورت تیار نہیں تھی. تو اب مذاکرات اچانک جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف جو فیصلہ یا جو چارج شیٹ ان کو کیا گیا ہے, جو بادی نظر میں فرد جرم ہی ہے, جو سویلین اصطلاح میں جس کو اگر ہم اس کو استعمال کریں, اب اس فیصلے کے فوراً بعد مذاکرات کے لیے, اور وہ بھی غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہونا, وہ ایک حیران کن بات ہے. لیکن اچھی بات ہے, حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ویسے پی ٹی آئی کو کچھ ملنا نہیں ہے, یہ تاریخ نہیں ملنا, تاریخ پہ تاریخ والی کہانی دہرائی جائے گی, کیونکہ اس وقت حکومت کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور حکومت کے پاس دینے کے لیے بھی پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں ہے. جو کچھ فیصلے یہ پھر ان کی آپس کی جنگ ہے نا سر. بات وہی جو میں نے ابتدائی میں نقطہ چھوڑا تھا کہ پھر ملک کی فکر تو کوئی نہیں کر رہا نا. یہ کیوس کسی لیول پہ حکومت کو بھی سوٹ کرتا ہے, وہ بھی اس کو لمبا کر رہے ہیں. کسی لیول پہ جب پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے وہ بھی پرولونگ کرتے ہیں. حماد صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کر لوں. سر ڈویژن ہے کوئی گورنمنٹ سرکلز کے اندر بھی, کیونکہ کل جب عمر ایوب صاحب ایوان میں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کے پی ٹی آئی نے یہ موقف لیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسائل ایوان میں حل ہوں, تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے تو بڑا ویلکم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عطا تارڑ صاحب نے جو کہا, خواجہ آصف صاحب نے جو کہا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ سینئر وزراء ویلکم کریں اور چاہتے ہیں کہ بات ہو جائے, کچھ جو ہے شاید وہ کھینچ رہے ہیں اس معاملے کو کہ نہیں یہ بگڑ ہی جائے تو اچھا ہے. یشفین صافی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دونوں کے پاس کچھ, سچ یہی ہے. اب پی ٹی آئی نے اپنے تمام کارڈ جو ان کے پاس تھے اس کو فوری طور پر یا کے بعد دیگرے اپنے ہاتھ خالی کر دیے.
यानी उनके कारकुन आए और वो डी चौक से भाग भी गए। जिस तरह हमारी तारीख है कारकुनों की, पीपल्स पार्टी के कारकुन जनरल ज़िया मार्शल्लाह के सामने डट गए थे और वो तहरीक फिर MRD में ढल गई थी और फिर एक मजबूत तहरीक उठी थी। सर बिल्डिंग्स के ऊपर से सीधी गोलियां चलाई गई प्रोटेस्टर्स के ऊपर। देखे ना, जब ये हम कहते हैं वो भाग गए तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो ट्रेंड फौजी तो थे नहीं, कारकुनान थे। गोली चलेगी तो लोग भागेंगे, एक नेचुरल रिएक्शन है ना। ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों को फांसियां दी थी, चौकों में कोड़े मारे थे, लेकिन फिर भी डट गए थे। कारकुनों की तारीख बड़ी शानदार है। ANP के कारकुनों की तारीख दे के 100 साला तारीख है। तो ये एक तो उनके कारकुन जो थे वो डटने वाले कारकुन साबित नहीं हुए। फिर उन्होंने यके बाद दीगरे जो कार्ड्स थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ गए, सियासी जमातों के साथ भी फासला बढ़ाया, तमाम को चोर डाकू भी कहा, पार्लियामेंट को भी नज़रअंदाज किया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा और दूसरी गलती उन्होंने ये की कि जैसे ही फैज़नीद के इंकशाफात सामने आने लगे तो फौरी तौर पर उन्होंने अपने आसाब अपने दुश्मन के हवाले कर दिए। आसाबी तौर पर वो बहुत पीछे पसपा हो गए। ये जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात यानी 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वही यूटर्न लिया कि जिस पार्लियामेंट को वो फॉर्म 47 का कह रहे थे, जिन सियासतदानों को वो चोर डाकू कह रहे थे, उनकी तरफ 24 घंटे के अंदर अंदर मुज़ाकरात की भीख मांगने लगे। अब दूसरी तरफ को देखें, प्राइम मिनिस्टर क्या बात करेंगे उनके साथ? इमरान खान के खिलाफ अगर मामलात बढ़ रहे हैं फैज़नीद के इंकशाफात के बाद, तो क्या प्राइम मिनिस्टर उसको रोकेंगे? क्या स्पीकर उसको रोकेंगे? देखिए वो जहाँ जो ऊपर देखे ना, बुनियादी जो 1 2 3 मुतालबात हैं या बातें, उन पर तो बात हो सकती है ना। कैदी जो चले आप इमरान खान को निकाल के, तो अच्छा फॉर्म है, पार्लियामेंट तो अच्छा फोरम है कि उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर तो PTI आ नहीं रही थी। आ गई है ना सर। कोई जो छोटी छोटी पॉजिटिव चीजों को आपको नहीं लगता हमें गनीमत जानना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि बड़े सीरियस और बड़े रियल इश्यूज हैं मईशत के, उन पर फोकस करें, खत्म करें इन मामलात। हाँ खत्म करें, लेकिन PTI जो एक्सपेक्ट कर रही है वो मुझे नहीं लगता। क्या एक्सपेक्ट कर रही है? वो इमरान खान को मसाइल से निकालना, उनकी रहाई और सियासी अमल की तरफ उनकी वापसी। नहीं, अब तो खैर जो खबर चल रही है वो ये कि इस तरह के सारे मुतालबात सब दस्तबरदार हो गए। वो कह रहे हैं बैठे हमारे साथ बात करें, देख लेते हैं कितना गिव एंड टेक हो सकता है। मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा? मुज़ाकरात का एजेंडा तो उनका वाज़ेह है। वो अभी चंद दिन पहले उनके मुज़ाकरात का एजेंडा ये था कि 26वीं तरमीम को भी वापस करें, इलेक्शन भी दोबारा करवाए। अब नए मुज़ाकरात के लिए वो पता नहीं कौन से पॉइंट्स लेकर आएंगे, और जो पॉइंट्स लेकर आएंगे क्या वो पॉइंट्स वज़ीर आज़म हाउस या पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार में होंगे? अहम सवाल ये है। अगर हम सच्चाई की तरफ जाएं, मुझे ब्रेक का सरकार जा रहा है, ब्रेक से वापस आके आपने 1 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए, उन पर बात करते हैं व्यूअर्स। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा।